तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में, जहां आपको मिलते हैं कृषि संबंधी तमाम नई जानकारियां। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की और जानते हैं क्या है आज आपके लिए विशेष। और एग्रो सेरिकल्चर कन्वर्जेंस एवं थाई रीलिंग का उन्मूलन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 7500वां जन औषधि केंद्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्र को समर्पित किया। इस दौरान इन्होंने देश के अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए लोगों से बातचीत भी की। आपको बता दें कि जन औषधि केंद्र की विशेषता ये है कि यहाँ पर उच्च गुणवत्ता से युक्त दवाएं कम दाम में उपलब्ध होती हैं। तो आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। देश भर से जुड़े जन औषधि केंद्र संचालक, लाभार्थी महोदय, चिकित्सक और मेरे भाई और बहनों, जन औषधि चिकित्सक, जन औषधि ज्योति और जन औषधि सारथी, ये 3 प्रकार के महत्वपूर्ण अवार्ड प्राप्त करने वाले, सम्मान पाने वाले मैं सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, जन औषधि योजना को देश के कोने कोने में चलाने वाले और इसके कुछ लाभार्थियों से आज मुझे बातचीत करने का अवसर मिला और जो चर्चा हुई है उसमें स्पष्ट है कि ये योजना गरीब और विशेष करके मध्यम वर्गीय परिवारों की बहुत बड़ी साथी बन रही है। ये योजना सेवा और रोजगार दोनों का माध्यम बन रही है। जन औषधि केंद्रों में सस्ती दवाई के साथ साथ युवाओं को आय के साधन भी मिल रहे हैं। विशेष रूप से हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को जब सिर्फ 2.5 रुपये में सैनिटरी पैड्स उपलब्ध कराए जाते हैं तो इससे उनके स्वास्थ्य, उस पर एक सकारात्मक असर पड़ता है। अब तक 11 करोड़ से ज्यादा सैनिटरी नैपकिन्स इन केंद्रों पर बिक चुके हैं। इसी तरह जन औषधि जननी इस अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए जरूरी पोषण और सप्लीमेंट्स भी अब जन औषधि केंद्रों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, 1000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र तो ऐसे हैं जिन्हें महिलाएं ही चला रही है। यानी जन औषधि योजना बेटियों की आत्मनिर्भरता को भी बल दे रही है। भाई और बहनों, इस योजना से पहाड़ी क्षेत्रों में, नॉर्थ ईस्ट में, जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले देशवासियों तक सस्ती दवा देने में भी मदद मिल रही है। आज भी जब 7500वें केंद्र का, 75वें केंद्र का लोकार्पण किया गया है तो वो शिलांग में हुआ है। इससे स्पष्ट है कि नॉर्थ ईस्ट में जन औषधि केंद्रों का कितना विस्तार हो रहा है। साथियों, 7500 के पड़ाव तक पहुंचना इसलिए भी अहम है क्योंकि 6 साल पहले तक देश में ऐसे 100 केंद्र भी नहीं थे और हम हो सके उतना जल्दी, तेजी से 10,000 का टारगेट पार करना चाहते हैं।
मैं आज राज्य सरकारों से, विभाग के लोगों से एक आग्रह करूंगा। आजादी के 75 साल हमारे सामने महत्वपूर्ण अवसर है। क्या हम ये तय कर सकते हैं कि देश के कम से कम 75 जिले ऐसे होंगे जहां पर 75 से ज्यादा जन औषधि केंद्र होंगे और वे आने वाले कुछ ही समय में हम कर देंगे। आप देखिए कितना बड़ा फैलाव बढ़ता जाएगा। उसी प्रकार से उसका लाभ लेने वालों की संख्या का भी लक्ष्य तय करना चाहिए। अब एक भी जन औषधि केंद्र ऐसा न हो कि जिसमें आज जितने लोग आते हैं उसकी संख्या 2 गुनी 3 गुनी न हो। इन 2 चीजों को लेकर के हमने काम करना चाहिए। ये काम जितना जल्दी होगा देश के गरीबों को उतना ही लाभ होगा। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खास कार्यक्रम जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ। छोटा सा ब्रेक। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। एग्रो सेरिकल्चर कन्वर्जेंस एवं थाई रेलिंग उन्मूलन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और केंद्रीय राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला द्वारा किया गया। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। केंद्रीय वस्त्र एवं महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला, केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय के सचिव उपेंद्र प्रसाद सिंह, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अपर सचिव अलका भार्गव एवं देश भर के सिल्क से जुड़े लोग मौजूद थे। कृषि एवं रेशम उत्पादन के संबंध में 2 MOU साइन किए गए। इन MOU पर हस्ताक्षर होने से रेशम पालन किसानों को अधिक फायदा होगा और थाई रेलिंग को जड़ से समाप्त किया जाएगा। साथ ही आधुनिक मशीनों के द्वारा इस प्रयास से लाखों महिलाओं के जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन होगा। साथ ही नई मशीनों से अधिक उत्पादन एवं अधिक मुनाफा भी महिलाओं को मिल पाएगा। आपको बता दें कि इस अवसर पर कुछ महिलाओं को मशीनें भी प्रदान की गयी। इन मशीनों को केंद्रीय सिल्क बोर्ड द्वारा तैयार किया गया है। आज देश भर से जिन महिलाओं को आपने थाई रेलिंग के बारे में सुना, उनके कथन में एक शर्म छिपी थी। अपने आप को अपने घर के इस कमरे तक सीमित रखना, घर में किसी परिजन को, और विशेषतः अगर पुरुष परिवार में हो तो महिला को उस अवस्था में ना देखे, अपनी जांघ पर रेशम के धागे को इस प्रकार से काटना कि कब उस पर अमिट लकीर बन जाए, कब उससे खून बहे, ये भी चर्चा ना करना। इसलिए आज का कार्यक्रम शायद कुछ लोगों को एक संक्षिप्त कार्यक्रम लगता हो, लेकिन वस्त्र मंत्रालय का यह अभिभाग्य है कि प्रदेश की सरकारों ने देश भर में 8000 ऐसी बहनों को चिन्हित किया जो आज भी संघर्ष से गुजर रही थी। पहले छंद में वस्त्र मंत्रालय ने 5000 थाई रेलिंग से महिलाओं को आजाद करके बुनियाद की मशीन थमाई, और आज ये कहते हुए रुपाला जी मुझे हर्ष है
कि बाकी की जो 3000 बहनें बची थी उनके लिए भी पूर्णतः हमने विभाग की ओर से फंडिंग सुनिश्चित कर दी। They say God is in the details, and it is that God that our Honorable Prime Minister has directed us to search for, especially when it comes to challenges of women and our farming communities. और इसलिए आज वस्त्र मंत्रालय का गौरव है कि भले ही इन 8000 बहनों का हम सम्मान सहित समाधान कर पाए, लेकिन आगे भी अगर प्रदेश की कोई भी सरकार हमें ये सूचना देती है, हमें इस बात से अवगत कराती है कि प्रदेश में आज भी कोई बहन बची है जो इस जद्दोजहद से गुजर रही है, तो आज हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि उन प्रदेश की सरकारों को, उन बहनों को भी पूर्णतः सहयोग वस्त्र मंत्रालय और सेंट्रल सिल्क बोर्ड के सौजन्य से प्राप्त होगा। Rupala ji, when I said that Mahapatra ji is blessed to dare administratively, what is the daring that has been shown today? आपने मेड़ के बारे में बात की, पेड़ के बारे में बात की, और रिसर्च ये एस्टैब्लिश करता है कि एग्रीकल्चरल इनकम हमारे किसानों के लिए आज के इस एग्रो फॉरेस्ट्री और सेरिकल्चर के समन्वय की वजह से 20 से 30% बढ़ने की संभावना रखती है। इसलिए आज जब अलका जी ने सेंट्रल सिल्क बोर्ड के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया, तो वो संकल्प हुआ, समाधान हुआ कि हमारे सेरिकल्चर और एग्रीकल्चर के हमारे कृषि भाइयों और बहनों की इनकम को एक हस्ताक्षर ने 20 और 30% बढ़ाने का संकल्प किया। उसे फलीभूत डेयर के माध्यम से हम करेंगे, हमारा विश्वास है। आज एक और नई पहल हुई है कि सेंट्रल सिल्क बोर्ड और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से रेशम में, सेरिकल्चर में विविध प्रकार के हम लोग नई सोच के माध्यम से कार्यक्रम कर पाए। रूपाला जी, आपकी रीत रही है, घर के आप बड़े हैं, आपने आज एफपीओ का आदेश दिया, और जब आप बोल रहे थे तब मैंने सेंट्रल सिल्क बोर्ड से इस संदर्भ में चर्चा की, और आज आपको सार्वजनिक रूप से आश्वस्त कर रही हूँ कि सिल्क समग्र का 2.0 जो हमारा कैबिनेट नोट आएगा, उसमें हम लोग एफपीओ एंड सेरिकल्चर को बड़ी प्रामाणिकता से परस्यू करेंगे, और सिल्क समग्र के कार्यक्रम के अंतर्गत सेंट्रल सिल्क बोर्ड इसको सफल बनाएगा। आज से 6 साल पहले जब रॉ सिल्क प्रोडक्शन की दृष्टि से भारत सरकार ने नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में अपनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया, अपने योगदान को बढ़ाया, तो ये कहते हुए मुझे अति आनंद है कि रॉ सिल्क प्रोडक्शन हिंदुस्तान में गत 6 सालों में 35% बढ़ी है। जहां एक वक्त 6 साल पहले 70 लाख लोग इसमें नौकरी पाते थे, आज वो बढ़कर 20% से ज्यादा हो गई है। 90 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानी आज इस एक सेगमेंट में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के इस कार्यक्रम के सौजन्य से हमारा लक्ष्य है कि हम 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मात्र और मात्र रेशम के इस फील्ड में दे पाएंगे। इसलिए आज एक छोटा सा एमओयू कल एक बड़ा इतिहास बनाने की योजना के साथ किया गया है। इसलिए मैं विशेष रूप से आग्रह करूंगी 2-3 बातों का। जब हम सेरिकल्चर की बातें करते हैं तो हम कुकून से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक की बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी का विशेष निवेदन रहा है कि वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन की भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव परिभाषा हो, प्रयास हो। कुकून वेस्ट के संदर्भ में आज सेरिकल्चर के कम फार्मर्स हैं जो ये जानते हैं कि कुकून वेस्ट का इस्तेमाल फार्मा इंडस्ट्री में और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में हो सकता है। मेरा आग्रह है कि कृषि विज्ञान केंद्र के समन्वय से ये जानकारी कि कुकून का वेस्ट भी कैसे वेल्थ बन सकता है, ये जानकारी हम अपने किसान भाइयों और बहनों तक पहुंचाएं। राष्ट्र के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से नेशनल मिशन ऑन टेक्निकल टेक्सटाइल स्थापित किया गया। हमारे देश में 207 से ज्यादा
HSN कोड स्थापित किए गए ताकि हिंदुस्तान में टेक्निकल टेक्सटाइल की इंडस्ट्री एक नया स्वरूप ले सके। जब कोविड की महामारी की चुनौती राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हुई तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने टेक्निकल टेक्सटाइल के सौजन्य से संदर्भ में PPE सूट्स का मात्र 3 महीने में निर्माण कर न सिर्फ राष्ट्र में बल्कि विश्व में एक इतिहास स्थापित किया। आज हम PPE की दृष्टि से भले ही सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं दुनिया में, लेकिन रूपाला जी, ये मेरा विश्वास है कि एग्रो टेक्निकल टेक्सटाइल में भी इतिहास रचने की हिंदुस्तान की क्षमता है। हमने गत 3-4 सालों में रिसर्च के माध्यम से स्थापित किया है कि जहां जहां किसान के पास एग्रो टेक्निकल टेक्सटाइल है, वहां वहां किसान की आय लगभग न्यूनतम 60% बढ़ी है। आपने जो प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से किसान की आय को दुगना करने की बात कही, उसमें बहुत बड़ी भूमिका एग्रो टेक्निकल टेक्सटाइल निभा सकती है। मेघालय में रिसर्च बतलाता है कि कैप्सिकम और पाइनएप्पल की खेती में एग्रीकल्चरल टेक्निकल टेक्सटाइल्स के इस्तेमाल से 100% आमदनी बढ़ने के आसार हैं। ये प्रमाणित हो चुका है। उसको दूर करने के लिए और कोई पुरानी जो रस्में हैं जो वैसे भी थोड़ी ठीक भी नहीं है और महिलाओं के लिए थोड़ी पीड़ादायक भी थी और उसमें से आय भी बहुत कम होती थी, तो उनका अपग्रेडेशन करने के हेतु रेशम बोर्ड और हमारा ICAR दोनों ने आज एक MOU को साइन किया है। मैं आशा करता हूं और श्रद्धा व्यक्त करता हूं कि इसके जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं वो समय से पहले हासिल करने में वो कामयाब रहे, ऐसी मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं। ये रेशम एक ऐसी हमारी कापड़ की जाति कह सकते हैं हम, जिसको हम भगवान के वस्त्रों के निर्माण में ही उपयोग करते थे और इसको बहुत ही पवित्र माना जाता है। और ऐसे वस्त्र के उत्पादन में हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए अब नई टेक्नोलॉजी का सहारा लेना अत्यंत आवश्यक भी होता है और जरूरी भी होता है। प्रधानमंत्री जी ने ये कोविड के भयानक कालखंड में से इस राष्ट्र को नेतृत्व देते हुए बाहर निकालने के वक्त जो एक बहुत बड़े पैकेज का ऐलान किया, उसमें आत्मनिर्भर भारत की जो बात उन्होंने कही है, मैं मानता हूं कि हमारे विभाग तो उसी पे काम करे, वो तो प्रधानमंत्री की आज्ञा को अनुसरण करना हमारा कर्तव्य और फर्ज होता है, मगर देश के युवाओं के दिल में भी ये बात चुभ गई है और पूरा देश इसमें उसी दिशा में सोचने लगा है कि आत्मनिर्भर का मतलब देशवासियों ने ऐसा बना ही लिया है कि जो इंपोर्ट हो रहा है वो हमें पैदा करना ही है। तो ये एक प्रकार की ललक देश में पहुंच चुकी है। आज जब हमारे AK सिंह जी और हमारे डॉक्टर अलका भार्गव जी साइन कर रहे थे रेशम बोर्ड के लोगों के साथ, तभी मेरे स्मरण में अलका जी आ रहा था कि मेड़ पर पेड़ का आप ही अभियान चला रही हो पूरे देश में, उनके विभाग में ही ये काम है। और हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ जुड़ के जब ये कार्यक्रम हम ले रहे हैं, तो क्या ये हम सोच सकते हैं कि हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों की जो सीमाएं हैं, ये सीमाओं पे रेशमी कापड़ के लिए जो उपयोगी वृक्ष हैं उसी को ही मेड़ पे लगाए, तो मेड़ पर पेड़ का हमारा जो कार्यक्रम है उनको इस कार्यक्रम के साथ कन्वर्ज करके हमें आगे काम करना चाहिए। ये एक मेरा नम्र अनुरोध रहेगा, इस पर आप लोग बातचीत करके काम करेंगे तो मुझे लग रहा है कि क्योंकि ये देखने के लिए KVK में जहाँ भी KVK है हमारे, वहाँ उस एरिया के किसानों के लिए वो एक जगह है, कुछ भी नई चीज़ देखने के लिए उसमें प्रयोग जो भी हो रहे हैं उन सब में उनकी श्रद्धा भी है कि यहाँ जो नया हो रहा है वो ठीक ही होगा। तो यदि उनकी मेड़ पे लग गया हुआ उन्होंने सफलता से देखा, तो और किसान भी अपने मेड़ पे इनका प्रयोग करने में बहुत ही तुरंत आगे आएंगे। तो इसी दिशा में हमें काम करना चाहिए।
और एक मैं स्मृति जी, आप जैसे डायनेमिक मिनिस्टर जब हमारे बीच में हो और आप इस विभाग का नेतृत्व कर रहे हैं, तो एक विषय में और नया छेड़ना चाहता हूं कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो किसानों की आय को दुगुनी करने का 22 तक लक्ष्य रखा है और उसी के आधार पर जो कार्यक्रम हमारे विभाग की ओर से चलाए जा रहे हैं, उनकी सर्व कार्यक्रमों की समीक्षा करना ये अभी यहाँ उचित भी नहीं है और जरूरी भी नहीं। आज यहाँ उपस्थित एवं VC के माध्यम से जुड़े सब लोगों के लिए एक विशेष महत्व का दिन है। आज यहाँ 2 MOU साइन किए जाएंगे, जिनसे सिल्क का उत्पादन ही नहीं बढ़ेगा बल्कि उसकी गुणवत्ता में भी सुधार होगा। साथ ही तसर में जो थाई रीलिंग की कुरीति चली आ रही है वर्षों से, उसको भी निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत समाप्त करने की दिशा में अंतिम कदम उठाया जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारतवर्ष में सिल्क का बहुत पुराना इतिहास रहा है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चलता है कि 2500 BC में भी भारतवर्ष में सिल्क एवं सिल्क सामग्री का उत्पादन एवं व्यापार किया जाता था। आज भी चीन के बाद भारतवर्ष सिल्क के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। सिल्क कंजम्पशन के मामले में भी भारत पहले स्थान पर है। भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां हर तरह के सिल्क का उत्पादन होता है, जैसे मलबरी, तसर, मुगा एवं इरी सिल्क। पर हम आज भी रॉ सिल्क के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं हैं। हमारे मंत्रालय के सिल्क समग्र कार्यक्रम एवं कृषि ग्रामीण विकास जैसे मंत्रालयों के साथ कन्वर्जेंस कर हम जल्दी ही रॉ सिल्क में आयात को पूरी तरह से बंद कर सकते हैं। बायोवोल्टिन सिल्क के उत्पादन में वृद्धि कर हम रॉ सिल्क के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो सकते हैं। देखिए, कई राज्य हैं जहां पर सिल्क की और मलबेरी की खेती लोग करते हैं, सिल्क का प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसान कृषि विज्ञान केंद्र जुड़े हुए हैं। सिल्क बोर्ड अपना अलग से कार्यक्रम चलाता है और इस समझौते से जबकि कृषि विज्ञान केंद्र और सिल्क बोर्ड दोनों जोड़ करके एक साथ काम करेंगे तो जो भी नई टेक्नोलॉजी है ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक जा पाएगी और उन विषयों के ऊपर जिनके ऊपर किसान जानकार नहीं है, खास करके जो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज हैं और प्रोसेसिंग की बातें हैं, जो क्रॉप मलबेरी की है उसको उगाने में ही क्या क्या समस्याएं आती हैं, कैसे पानी का बचाव कर सकते हैं, कैसे कम लागत में उसका उत्पादन कर सकते हैं और उसके बाद से जब उसकी पत्तियों को तोड़ करके और जब बेंचेज बना करके उस पर कल्टीवेशन शुरू करते हैं, मलबेरी के कीड़े डालते हैं और कीड़ों को जो पालते हैं, तो कुल मिला करके आप देखेंगे कि ज्ञान का अभाव कई बार किसानों के पास रहता है और जगह जगह कई स्रोतों से ज्ञान इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। तो आज जो समझौता हुआ है कृषि विज्ञान केंद्रों का और सिल्क बोर्ड का, मुझे पूरा विश्वास है कि नया ज्ञान किसानों को जाएगा और जो किसानों की आमदनी की बात कही जा रही है उसको पूरा करने में ज़रूर सहायक होगा। माननीय स्मृति ईरानी जी ने भी इस बात पर जोर दिया कि 1 करोड़ से ज़्यादा रोजगार वस्त्र और वस्त्र आधारित उद्योग में प्राप्त हो सकते हैं और उसकी एक शायद पहली कड़ी है, छोटी कड़ी है कि जिसमें ज्ञान को बढ़ावा दिया जाए, एग्रो फॉरेस्ट्री को भी बढ़ावा दिया जाए और एग्रो फॉरेस्ट्री के वो पौधे जिस पे कि रेशम पालन हो सकता है, खास करके रांची में जो टसर सिल्क है करते हैं किसान और जंगलों से जो नेचुरली ग्रो होता है उसको हार्वेस्ट करते हैं, लेकिन उसको कैसे व्यवहारिक रूप से खुद प्लांटेशन करके उगाएं और अच्छा रेशम का उत्पादन करें, इन सभी विषयों पे जोर होगा और किसानों को लाभ देने की बात है। और एक जो दूसरा विषय है जो कि इसकी रीलिंग की बात है, जो थाई रीलिंग की पहले करते थे लोग, महिलाएं विशेषकर से करती थीं, उससे छुटकारा मिलने के लिए भी वस्त्र मंत्रालय ने पहल किया है जिसमें कि मशीनें दी गई हैं, बुनियाद की मशीनें। तो मुझे लगता है कि जो दोनों समझौते और जो नई मशीन दी गई है बुनियाद की, उससे रेशम का उत्पादन बढ़ेगा, किसान उत्साहित होंगे और कृषि विज्ञान केंद्र प्रमुख भूमिका निभाएंगे। जैसे हमारे माननीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने कहा कि एक तो FPO का गठन इसमें किया जाए, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस का, और दूसरा जो बैरन लैंड्स हैं या खेतों के मेड़ हैं उसके ऊपर भी प्लांटेशन करके इसको आगे बढ़ाया जाए। तो कुल मिलाकर ये समझौता बड़ा लाभप्रद है और जैसा इस समय भारत सरकार की मंशा भी है
कि कई मंत्रालय जो एक ही विषय पे काम करते हैं वो मिलजुल करके काम करें, न कि अलग अलग काम करें। तो उसकी भी प्राप्ति हम कर पाएंगे इससे। सर, खासतौर से अगर हम रिमोट डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, वहाँ पर जो कृषि विज्ञान केंद्र है, पहले से जो कार्य चला आ रहा है और अब जो MOU हुआ है सर, इससे चुनौतियाँ भी बढ़ गई है और कृषि विज्ञान केंद्र की अब जो भूमिका है सर, एक नए रूप में भी देखने को मिल सकता है। कैसे? ये बात आपका कहना सही है, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र ज़्यादा तक मलबेरी के पौधे के उत्पादन की टेक्नोलॉजी देता था, लेकिन जो प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, मार्केटिंग, उन विषयों में कृषि विज्ञान केंद्र की भूमिका पहले नहीं थी। उन सभी विषयों में जो रेशम बोर्ड है वो कृषि विज्ञान केंद्रों को पहले प्रशिक्षित करेगा और फिर कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को और जो उत्पादक हैं उनको प्रशिक्षण दे करके इस भूमिका को निभाएगा। तो भूमिका में बदलाव है, केवल मलबेरी के पौधे उत्पादन तक ही नहीं बल्कि प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और बाजार से जोड़ना, इन तीनों विषयों को जोड़ करके और गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसानों को जोड़ने के लिए इन सभी विषयों पे चर्चा करके किसानों तक ज्ञान पहुंचाने के लिए हम काम करेंगे। इसी के साथ ही हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं, हमारे किसान उनका जरूर लाभ उठाएंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। मैं ऐसा मानती हूँ कि जब बहुत सारी बच्चियाँ आती हैं, लड़कियाँ आती हैं, वो कहती हैं कि मुझे राजनीति करना है, तो मैं उनसे सबसे पहले पूछती हूँ, राजनीति करना है या राजनीति के माध्यम से कुछ करना है? देखिए, मेरी कहानी मेरी जुबानी, DD किसान के